दोस्तों बाजार सेंसेक्स के मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले ऐसे जगह पर पहुंच गया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जोन की परिभाषा को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे लगता है कि आप समझते भी होंगे क्योंकि आप अगर इस चैनल को यानी कि सिने स्टॉक्स के हमारे चैनल को अगर आप पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग गया हो कि जोन बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब बाजार जोन में फंस जाता है तो बहुत दिनों तक जोन के अंदर ही रहता है और इसका ताजा जो उदाहरण है आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी 2.5 महीने से बाजार इसी जोन में है। इससे पहले आपने यहाँ पर देखा कि इस जोन को ब्रेक करने का गुस्ताखी किया गया, 500 पॉइंट से नीचे धकेल दिया गया भाई साहब, ठीक है ना। फिर वापस से जोन को नीचे तोड़ने का हिम्मत दिखाया लेकिन काम कुछ नहीं आया। वापस बाजार ने 3 दिन में सिर्फ जोन में वापसी नहीं की, इवन जोन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। यानी कि निफ्टी वंस अगेन 24,260 ही नहीं 280 की टेस्टिंग करके 250 पे क्लोज हुआ है और बढ़त दिखाई है 250 पॉइंट से भी ज्यादा। बैंक निफ्टी ने भी 450 पॉइंट की बढ़त दिखाई और सेंसेक्स ने भी यहाँ पे 888 पॉइंट की बढ़त दिखाई है। और ऐसे स्थिति में जोन के ऊपरी हिस्से में पहुंचने का क्या मतलब है और इसको कैसे समझें। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स साथ में मेजर कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है और बारीकी से समझेंगे कि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई और फिर वहां से बाजार ने क्या किया। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहां से निफ्टी में समझा रहा हूं, वैसे सेंसेक्स में समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और फिर उसके बाद फेड मीटिंग के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे और उसके समझेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल एक काम कीजिए, बैंक निफ्टी को नोट कीजिए। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया, 27 के आसपास का एरिया, और आज का हाई भी आप देखेंगे लगभग वही है। और ब्रेक करता है तो 500 के आसपास का एरिया और फिर ब्रेक करता है तो 57,700 के आसपास का एरिया रहेगा। फिलहाल मुझे इसके ऊपर बिना न्यूज का तो नजर नहीं आता, लेकिन न्यूज आ जाए खास करके फेड की मीटिंग का कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो मार्केट के फेवर में हो तो इन दैट केस मार्केट एक बड़ा गैप अप ले सकता है और वैसे में वो 58,000 के आसपास की ट्रेवलिंग कर सकता है गैप अप से, और फिर ऊपर भी जा सकता है। सब पॉसिबल है। 1200-1500 पॉइंट की रैली भी हो सकती है गैप अप की मदद से, लेकिन किस केस में होगा, जब वो न्यूज आ जाए और गैप अप खुल जाए उस केस में। फिलहाल ये रहेंगे रेसिस्टेंस। गैप अप के बाद क्या करेंगे वो आई विल डिस्कस इन टेलीग्राम, हम टेलीग्राम में बात करेंगे। फिलहाल ये रहेंगे रेसिस्टेंस और नीचे देखते हैं सपोर्ट। बैंक निफ्टी के लिए पहला रहेगा 57,000 का, लॉजिकल रहता है ये नंबर, तो ये राउंड नंबर रहेगा। और आज का लो भी आप देखेंगे तो लगभग 50 पॉइंट नीचे तक गया था, लेकिन वही एरिया है। फिर नीचे अगर आप लेते हैं तो फिर आप रख सकते हैं, जो अच्छा नंबर रहेगा वो रहेगा 56,700 के आसपास का एरिया। उससे पहले आप 800 पर भी रखिए, 880 पर रखिए। कल मैंने आपको बताया भी था कि 880 पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगर उस तरफ जो अगर जाए तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी 880 मतलब 900 के आसपास में, और ये जो है कि 939, यानी वहां से 40-50 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो दीज आर द नंबर्स फॉर सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है 700 को, इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर यहाँ से 500 पॉइंट लुढ़क के यहाँ टेस्टिंग करने के लिए आता है तो फिर इसका मतलब है कि कल बाजार में दबाव रहेगा। और फिर ऐसे स्थिति में फिर आप, जब चूंकि इसकी टेस्टिंग हो रही है तो दबाव ही माना जाएगा ना, तो फिर 56,500 ही नहीं 300 की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 1,000 पॉइंट की गिरावट अगर कोई न्यूज ऐसा आ जाए तो आसानी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया न्यूज की वजह से तो फिर और गोता लगा सकता है बाजार। ये हम लोग देखेंगे, अभी नहीं आइडिया, ये तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं। अब आ जाइए आपके सेंसेक्स में, जिसकी कल है एक्सपायरी। मंथली प्रीमियम्स हो जाएंगे सस्ते, सब लोग इसी में घुस जाएंगे ट्रेड करने के लिए, और ये क्या लपेटे में लोगों को ले सकता है। दोस्तों मैं आपको सेंसेक्स समझाऊं उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाता हूँ। देखिए सेंसेक्स का मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जो खत्म होता है ना, वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो लास्ट वीक का जो सेंसेक्स का वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ होगा वो हुआ होगा थर्सडे को। तो थर्सडे को कौन सी तारीख थी, 23 जुलाई, ये रहा। इस दिन एक्सपायरी हो गई, फिर अगले दिन वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, तो इस दिन मार्केट नीचे खुलने के बाद ऊपर की ओर गया। तो ज्यादातर लोग तो शुरुआत के पहले दिन को ध्यान में रखते हुए, जो बीटीएसटी वाले लोग होंगे उनको नीचे रखा होगा अगर, तो फिर उनको तो गैप डाउन किया था तो वहां पे पैसा मिल गया। मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट साइड का देखा होगा और वो लोगों ने अपना पोजीशन नहीं काटा होगा, इसकी संभावना बहुत कम होती जा रही है क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से
76,000 के आसपास से अब 77,070, यानी कि 1700 1800 की रैली कर चुका है। तो ऐसे में प्रीमियम्स, कोई पुट में बैठा होगा तो उसका तो पूरा का पूरा बैंड बच चुका ऑलरेडी, समझ रहे हो ना। अब सवाल ये होता है कि पुट में तो यहाँ पर अब जो होंगे सब निकल चुके हैं, तो फिर पुट वाली कहानी खत्म है। लेकिन एक चीज है जो आपको यहाँ समझनी चाहिए, और वो ये है कि इसकी जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, जो कि होगी 3 जुलाई से, क्योंकि उससे पहले 2 जुलाई को थर्सडे था, एक्सपायरी हो गया, और फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई 3 जुलाई से। तो जब 3 जुलाई से नया मंथ की शुरुआत होती है सेंसेक्स के अंदर में, तो उस दिन की सिचुएशन क्या, उस दिन का सिचुएशन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो एक्सपायरी से एक दिन बाद यानी कि फ्राइडे को गैप अप खुलने के बाद मार्केट जो है नीचे आया, और फिर उसके बाद फिर गैप अप खुल के ऊपर बंद हुआ, फिर ऊपर, और फिर वहीं से नीचे आ गया। तो अभी जो कंडीशन साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर सेलर्स के जो है पोजीशंस बने हुए होंगे सेंसेक्स के अंदर में, बने होंगे ना, तो ये पोजीशन पर वो खड़े होंगे। तो अगर तो इस पोजीशन को ब्रेक करना है तो फिर इनको ये पोजीशंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर ये कवर करने के मूड में नहीं हो, सीधे सेलिंग करेंगे और मार्केट नीचे आएगा। तो यही दो कंडीशन बनते हैं, और इसमें हम पहले अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, वो तो मार्केट आवर में ही पता लगेगा, यानी मार्केट खुलने के 15-20 मिनट के बाद ही आइडिया लगेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और फिर ऐसी स्थिति में मार्केट आपको नीचे अगर आए तो कोई आश्चर्य मत करना। अब इतना बड़ा बना रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि इतना बड़ा गिरावट हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। बाजार में सब कुछ होता हुआ देखा है हमने, इसी दिन देखो ना क्या हुआ। तो होने का बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल जो है एक्सपायरी के लिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे लगता है सेंसेक्स के अंदर में, वो रहेगा 77,700, यानी कि 777 का ये नंबर जो है आप नोट कर लीजिए। 77,000 का 700 का एरिया फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। और दोस्तों अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो इन नंबरों का कोई महत्व नहीं होगा, याद रख लेना इस बात को, तो आधी अधूरी बात नहीं सुनना है। 77,900 के आसपास का एरिया, 950 के आसपास का एरिया सेकंड रेसिस्टेंस रहेगा। क्लियर है दोस्तों, ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे। उसके बाद रहेगा 78,000 का लॉजिकल राउंड नंबर, फिर रहेगा 78,300 का राउंड नंबर, 300 के आसपास का एरिया। फिलहाल यही अच्छे नंबर हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये दोनों कैंडल का जो हाई है, इसका हाई क्या है 78 तो फिर तो वही हो गया 300 के आसपास का एरिया का, 100 200 का एरिया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसके ऊपर में इतनी तैयारी बाजार कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर वो पूरा का पूरा इस लेवल को ही ना तोड़े, फिर तो 78,500 क्या उसको भी निकाल सकता है। फिलहाल ये नोट कर लीजिएगा। बाकी इंटरडे में किस तरह का बाजार का चाल है उसको समझ के ही कोई प्लानिंग करेंगे। 77,000 पहला सपोर्ट रहेगा, 500 के आसपास का एरिया ब्रेक करता है, 77,300 के आसपास का एरिया, एंड देन फिर वापस से एक राउंड नंबर रहेगा 77,000 का लॉजिकल सपोर्ट एरिया, 77,000 का, जिससे अभी हम 650 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम उसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर इसमें हम 76,000 यानी कि 76,700 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो इसको निकाल भी सकते हैं। देखो बड़े गैप अप और गैप डाउन के केस में एग्जैक्ट नंबर देना मुश्किल होता है, लेकिन जैसा भी जहां भी खुलेगा उसके हिसाब से जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। निफ्टी का अपडेट दूंगा तो टेलीग्राम इसका भी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सेंसेक्स का भी अपडेट दे दूं, क्या नंबर्स रहेंगे गैप अप और गैप डाउन के केस में। अदरवाइज मैंने आपको सारे कंडीशन समझा दिए। अब आ जाइए एचडीएफसी बैंक के, फिर आएंगे निफ्टी की तरफ। तो इस बार यहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना जो कि एक बुलिश कैंडल होता है, और इस बार इसके ऊपर में क्लोजिंग भी दिया है। लेकिन कंडीशन वही है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरा जोन पर टाइम बिता रहा है, तो अभी इसका कहना कि ऊपर नीचे अभी जोन को ब्रेक करेगा, फिर तो ये जोन 1 2 3 4 5 दिनों का है, इसको ब्रेक करेगा, और ये जोन सपोर्ट वाले हिस्से पे बन रहा है। दीज आर द सपोर्ट एरिया, यहां से ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, बट ये ऐसे सपोर्ट तो नहीं है जो बाजार को बिल्कुल ऊपर लेके चले गए और ऑल टाइम हाई या फिर बहुत ऊपर ले गए, ऐसा तो नहीं हुआ। छोटा सा उछाल आया और फिर नीचे। तो दीज नंबर्स आर, ये जो एरिया है ये कहेंगे इसको रिट्रेसमेंट, ना कि बहुत बड़ा सपोर्ट है और बहुत बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वापस नीचे आ गया, तो इसको अगर ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इस जोन को ब्रेक करेगा उसके बाद ही तत्काल में कुछ कहा जा सकता है। इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए। आईसीआईसीआई में भी न्यूट्रल रहना चाहिए, कल भी वही था और आज भी वैसे ही कुछ कंडीशन बनाया। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में न्यूट्रल रहने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, डीप रहने की आवश्यकता है। उछाल के ऊपर में बार बार यहाँ पे चांसेस बनेंगे, हालांकि उछाल जब अच्छा हो जाता है तो ज्यादा अच्छा चांस बनता हुआ नजर आएगा।
तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको निफ्टी में लेके चल के सबसे पहले मैं आपको अपना पोजीशन ही क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाइए, इस पोजीशंस को क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है देखो, हमने तो ट्रेड में बहुत वेट किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर वेट, यहाँ से यहाँ वेट, एंड फाइनली जो है ऊपर में जाके हमने ट्रेड इनिशिएट किया, और वो मैं आपको भी शेयर किया। आमतौर पे मैं तो सोच रहा था कि करना ही नहीं चाहिए आज, वेट करते हैं, बट ठीक है, करते हैं तो करते हैं, किया हमने। और यहाँ मैंने आपको भी वो अपडेट जो है सो कि दे दिया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या कहा, आज का ही ना ये, देखो सुबह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखिए ये 160 के ऊपर है, वेट फॉर प्राइस एक्शन। अगर किसी को लगता है कि कॉल में जाना है तो जा सकते हो, और उसका एसएल ये होगा, और अगर आप कॉल में गए होंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बना होगा। लेकिन मैंने ये भी कह दिया था कि भैया मेरा नहीं है, लिए तो लोग कहेंगे कि आपने अपना तो लिया, बताया नहीं। तो दोस्तों ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अपने पोजीशंस को रोज़-रोज़ बताऊँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ज़रूर मैं बता रहा हूँ, बट डेली नहीं बताने वाला हूँ। ये लर्निंग पर्पस गेम है, नहीं तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आपको खुद समझना पड़ेगा, यूट्यूब को देख-देख के चीज़ों को समझना पड़ेगा। हालाँकि मैं काम में आपके लिए कमेंट्री भी करता हूँ, ताकि अगर आप वहाँ कुछ बातों को नहीं समझ पाए तो कमेंट्री में ज़रूर समझें। और अभी भी देखो 10 बज के 1 मिनट तक कुछ नहीं किया है, और जब मैं आपको ये जो है सो कि मैसेज डालूँगा, आई एम इन, वी आर इन, और ये था 10 बज के 48 मिनट, और आप प्रीमियम पे भी देख लो 10:47 में ही एंट्री दी थी, और इस पर कुछ मिला नहीं आज, क्योंकि एक ही ट्रेड किया, वही ₹10 दिखाया। हो सकता है किसी ने बुक नहीं किया होगा, और बड़ा लॉस दिखा भी नहीं आज, उस पर बात करने वाले हैं। तो वही 10:48 के आसपास में, यहीं कहीं देखो ऊपरी स्तरों पे 10:35, 10:40 वाला ये वाला कैंडल है। जब ये नीचे आ रहा था तो हमने कहा चलो इसको पकड़ते हैं, और इसी कैंडल पे हमारी एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद फिर धीरे-धीरे यहीं घूमता रहा 2 घंटे तक, और उसके बाद फिर जो है एक बार यहाँ नीचे आया। जब यहाँ नीचे आया तो वही ₹10 के आसपास में, और थोड़ा-सा एवरेज करने पर ₹15 के आसपास का प्रॉफिट दिखा। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, हमने बुक किया नहीं, और फिर ऊपर गया, और मेरे कुछ पोजीशन पर्सनली मैं बता देता हूँ, मेरे कुछ पोजीशन जो है वो मैंने छोड़ दिए। 70% पोजीशन मैंने बुक कर लिए, क्योंकि मैं बीटीएसटी में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप सभी जितने भी हमारे बिगनर्स हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ बीटीएसटी नहीं करना चाहिए, और उसको लेकर भी हमने यहाँ पे आज कहा कि क्या बीटीएसटी आप करना चाहते हो, मतलब करें ना करेंगे, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पोल ऑर्गेनाइज किया था। बीटीएसटी में कॉल साइड लेना है, बीटीएसटी साइड में पुट साइड लेना है, तो ऑब्वियसली दोस्तों जो मेरा वोट है वो इस पे है, और इस पे सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, और ये वोट से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। इस पे 400 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया। बीटीएसटी नहीं लेना है, अब इसको तो स्टॉप कर देता हूँ पोल को, अब इसका क्या, तो खत्म हो गया टाइम। अभी देखो 43%, और बीटीएसटी लेना है, 35% नहीं लेना है, और ये 35% हमारे प्रो ट्रेडर्स बनने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने बीटीएसटी का फॉर्मूला जब तक समझा नहीं है तब तक इसको नहीं लेने का। इसका फॉर्मूला में सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके गले में खूब सारा पैसा होना चाहिए, और मार्केट का कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, और आज के दिन में भी आपने पैसा बनाया हुआ होना चाहिए, या कल के दिन में आपने बड़ी भरकम प्रॉफिट किया होना चाहिए। और कभी भी बड़ा नुकसान सहने के लिए मतलब जब बीटीएसटी लो तो बड़ा नुकसान हो जाए, उससे बचने के लिए जो है सारे प्रयत्न करो, कोशिश करो कि ये ना कर पाओ। लेकिन अगर कभी करते भी हो, कुछ एनालाइज करते भी हो, तो लॉट को बहुत कम कर दो। तो मैंने अपने सारे जो है कि लॉस जो है वो बुक कर लिए 70% के आसपास में, 30% जो है मैंने वो लॉट छोड़ दिया है पुट साइड में, और वो देखेंगे। फिलहाल 6:48 हो रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी की तरफ यानी कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं तो फिलहाल ये 36 पॉइंट माइनस चल रहा है, और जो भी लोग पुट में बैठे होंगे वो चाह रहे होंगे कि और ज्यादा माइनस हो जाए। फिलहाल इसको देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, डाउ जोन्स कहाँ खुलता है और फिर फेड का मीटिंग क्या आता है, तो सुबह तक में पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन इसको छोड़ने के पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझना चाहेंगे। दोस्तों पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि जब तक आप बिगिनर हो बीटीएसटी मत करना, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है, इसको भूलना मत कि बीटीएसटी नहीं करना है। जितने भी बिगनर है बीटीएसटी नहीं करना है, और बीटीएसटी करने का फॉर्मूला ये है कि अपने प्रॉफिट का, जैसे आज का प्रॉफिट आपका है 10,000 रुपया, तो उसका मैक्सिमम आप जो मिनिमम 10% से लेकर मैक्सिमम 30% तक का ही हिस्सा आप बाजार में लगाएं। इतना से ज्यादा नुकसान होने की संभावना पर आप जो है पैसा ना लगाएं। यहां तक ठीक है कि 30% लगा देता हूं, प्रॉफिट का 30% चला भी गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर वही बात आती है कि सर अगर 30% लगाते हैं मतलब क्या, एक लॉट भी मेरा 30% बनता है अगर, तो एक लॉट पर भी तो 15,000 रुपए लगेंगे, तो मैं इतना भी नहीं लगा सकता। तो मैं कह ही रहा हूं कि बीटीएसटी नहीं करना, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है कि बीटीएसटी नहीं करना। करना है तो प्रॉफिट के पैसे से, एक तो आप मार्केट से कमाए हुए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, घर का पैसा से बीटीएसटी नहीं किया जाता। दूसरी बात, आज भी आपने जो पैसा अच्छा खासा बनाया है उसका ही 30% लगाना है, ना कि ओवरऑल जो कमाया है उसका।
आज के कमाई का 10 से 30% लगा दो, या आज मार्केट नहीं चला तो कल की कमाई का 10% 20% लगा दो। तो मैंने अपने जो प्रॉफिट रेशियो है उसको ध्यान में रखते हुए अपने लॉट साइज को बहुत मैनेज करके गया हूं, और इस बात को उम्मीद करता, मतलब ये सोच कर गया हूं कि ये उम्मीद नीचे करता हूं कि खुलेगा, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखा है कि अगर फेड के रिजल्ट को लेकर कुछ ऐसी बात होती है तो ऐसी स्थिति में ये निफ्टी जो अभी 250 पे खड़ा है वो 600 तक जाकर भी ट्रेड कर सकता है, यानी कि एक बड़ी गैप अप बाजार ले सकता है। फेड्स का कुछ ऐसा रिजल्ट या कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है उस केस में, अदरवाइज क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। मैंने आपको अपना पोजीशन क्लियर कर दिया, तो यही एक पोजीशन था जिसमें से 70% लॉट जो है हमने बुक किया। मेरा जो पोजीशन था वो मैंने आपको बता दिया कि 240 रुपए के भाव में मेरी एंट्री यहां पर हुई है, और वो फिर 220 पर भी गया और इवन एक बार 200 के आसपास भी पहुंचा। 40 रुपये से ज़्यादा कभी वो माइनस गया नहीं। और बहुत लोग सोचेंगे कि सर 40 रुपये माइनस हो गया, तो दोस्तों मेरे लिए 40 रुपये का स्टॉप लॉस मायने नहीं रखता, मैं अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखता हूँ। और नीचे एक बार जो है हमारी कॉस्टिंग से थोड़ा सा, मतलब ये तो 240 मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे एक्चुअल में मेरा 238 रुपये का भाव था, 238 का था, बट 2 रुपये ऊपर नीचे राउंड नंबर बना दिया। तो 238 से एक बार 248 के या 247 पर भी आया था, लेकिन वो 10 रुपया के लिए मैं जो है सो कि नहीं उसको बुक किया। तो अब 70% के आसपास में जो है मैंने बुक कर लिया है, और अभी जो इसका भाव चल रहा था जब मैंने इसे बुक किया 227 रुपये पे, यानी कि 15 रुपीज़ के लॉस पर मैंने अपने 70% लॉट निकाल दिए और बाकी लॉट मैंने छोड़ दिए हैं। अब इसका फैसला कल होगा। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, मेरे पोजीशंस वगैरह भी मैंने आपको बता दिए। अब आपको मैं जो समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। बीटीएसटी वगैरह सब मैंने आपको समझा दिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे जरूर बताने वाला हूँ, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या कि ये जो कैंडल है इसको आप सेंसेक्स के हिसाब से समझो। फिलहाल तो निफ्टी खोल रखा है, 3 जुलाई के कैंडल के क्लोजिंग एरिया पर ही ये क्लोजिंग हुआ, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, यानी यहां पर इसको फाइट देखने को मिला है, फाइट देखने को मिला है। अब फेड के बारे में बात करके इसको समझने की कोशिश करते हैं और चार्ट का एंगल भी देते हैं। जोन से नीचे, फिर जोन के ऊपर, फिर जोन से नीचे, फिर जोन के ऊपर, फिर जोन से नीचे, फिर जोन के ऊपर, और फिर जोन के निचले हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर नीचे में फेक ब्रेकआउट करके, और फिर ऊपरी हिस्से में। तो यही तो कहा था ना पहले भी कि जब भी जोन का निचले हिस्से में आए तो आप ऊपर ही सोचना, और जब भी जोन के ऊपर आए तो नीचे ही सोचना। तो इसलिए सोचा है नीचे। अब आप कहोगे कि फेड का रिजल्ट ऐसा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉट उतना बड़ा लिया ही नहीं। एक चीज के लिए मैं जरूर सॉरी बोलूंगा कि मैंने कहा था कि 3:25 में बताऊंगा, और क्लास में किसी के साथ एक्चुअली डिस्कस होने लग गई और मैं टाइम पर थोड़ा ध्यान नहीं गया, और जब तक टाइम पे ध्यान दिया तब तक 3:29 हो गए थे। टाइप करते करते शायद 3 बजे ही मैसेज मिला हो या उससे भी लेट मिला हो। वैसे अगर मैसेज इस पर देखते हो तो क्या इस पर डिटेल आ रहा है, ये देखो, ये रहा डिटेल। और पुट साइड बीटीएसटी 29 में 15:29, लेकिन ये 50 सेकंड के आसपास में हो गया था दोस्तों। 56 सेकंड हो गए थे, देखिए लिखा हुआ है 15:29 56 सेकंड। तो ये क्या ही आप लोगों ने इसको समझा होगा, तो इसके लिए मैं पहले भी खेद जता चुका हूँ। और वैसे भी मैं चाहता था कि लोग बीटीएसटी ना करें, तो अगर वो लेट भी हो गया तो शायद कुछ अच्छा ही हुआ होगा। खैर, मैं बीटीएसटी में हूँ, आमतौर पर मैं बीटीएसटी में नहीं रहता, लेकिन ले लिया है। इसलिए नहीं कि लॉस चल रहा था, उसके चक्कर में लॉस तो हमें काट के जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉस चल रहा है तो काट लेता हूँ। जोन के ऊपरी हिस्से में है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपायरी का ये वाला कैंडल को, सेलर्स का पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, अगर हो सकता है कि इस सेलर को उड़ाने का बाजार को प्लान हो तो उड़ा देगा बाजार। अब बाजार चाहे फेड का रिजल्ट बने क्या बने वो अलग मैटर है। तो चलिए, आई होप कि ये जोन के ऊपरी हिस्से में है तो इसलिए मैंने ये लिया, बाकी देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले फेड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। फेड का जो रिजल्ट आने वाला है, पहले तो ये समझ लो कि जैसे भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर साहब आते हैं और बताते हैं कि देखो भैया, हमने रेपो रेट में कमी कर दी है, बढ़ा दी है, या मैंने अनचेंज रखा है, कुछ भी नहीं बढ़ाया है। तो इससे क्या होगा, 0.25 बेसिस के ऊपर में भी बढ़ता है या कम होता है तो फिर ये प्लस होता है या माइनस होता है, या फिर ये बराबर रहता है, इसको अनचेंज किया जाता है। तो इस केस में भारतीय बाजार पर या फिर यूएस के बाजार पर अलग अलग असर क्या पड़ सकता है। अगर आरबीआई को ध्यान में रखते हो तो डायरेक्टली उसका असर भारतीय बाजार पे पड़ेगा, थोड़ा बहुत यूएस मार्केट पे भी पड़ सकता है, लेकिन कम। लेकिन यूएस मार्केट के अंदर में, यानी यूएस के अंदर में अगर फेड के तरफ से कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तो यूएस मार्केट को जितना करना है तो करेगा ही करेगा, उसके ज्यादा भारतीय बाजार को और एशिया के तमाम बाजार को, यूरोप के तमाम बाजार को
मार्केट जो है उथल पुथल कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महाशक्ति है, यूएन राष्ट्र का अध्यक्ष है, तो बहुत सारे चीजों की फंडिंग होती है। इराक से अभी उनका ईरान से अभी उनका ऑलरेडी जो है सो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल के साथ उनका चक्कर चल रहा है, ईरान के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। रसिया और यूक्रेन को लेकर भी उनकी निगाहें हैं, वेनेजुएला पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, खार्ग आइलैंड उनको लेना है, और पता नहीं कौन कौन से कंट्री में उन्होंने पहुंच जाना है। कंडीशंस वहां की बहुत खराब है, खैर छोड़िए। अब आ जाते हैं जनता की तरफ। टू मान लो कि उनका जो फेड का जो मीटिंग होता है और उसमें जो रिजल्ट आता है, उसमें वो रेपो रेट में अगर जो है बढ़ोतरी होती है, क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या मैसेज जाएगा, प्लस का मतलब क्या, जनता पर बोझ डालो। तो जनता पर बोझ तो डब डालोगे ना जब जनता, जो बैल रूपी जनता जो मेहनत कर रही, मेहनत कस कर रही, मेहनती जनता है, वो बोझ सह सके तभी तो। अगर नहीं सह पाएगी तो फिर दिक्कत। तो इससे अगर वो प्लस करते, महंगा करते, तो इससे मैसेज ये जाएगा कि अमेरिका की जनता के पास खूब पैसा है और सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उनसे लो, टैक्सेस बढ़ा दो, क्योंकि जैसे रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी टैक्सेस बढ़ेंगे। टैक्सेस बढ़ने का मेरा मतलब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या मतलब होगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में बोल रहा हूँ, टैक्सेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और जनता के ऊपर में महंगाई का खतरा मंडराएगा। लेकिन सरकार इसको तभी बढ़ाती है जब सरकार को ये लगता है कि सच में लोगों के पास पैसा है। लेकिन अगर सरकार ने इसको माइनस कर दिया, यानी कि रेपो रेट में कटौती की, तो इससे साफ मैसेज जाएगा कि सरकार को ये लगता है कि लोगों को राहत देने की आवश्यकता है, शायद लोग अपना पैसा बचा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है महंगा है, तो चलो कुछ कम कर देते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए खतरे का निशानी है। एकमात्र स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट अपने आप को कह सकती है कि देख भाई सब अच्छा है, और वो है प्लस, जिसकी संभावना तत्कालिक रूप से नहीं है। प्लस होने की संभावना नहीं है, माइनस होने की जरूर संभावना है, और अनचेंज होने के लिए जो है यथास्थिति बरकरार रखने की संभावना ज्यादा नजर आती है यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में अगर माइनस होता है तो भी सरकार के पक्ष में नहीं है, और अनचेंज होता है तो वो भी सरकार के पक्ष में नहीं है। बट ये ज्यादा नहीं है और ये थोड़ा सा इतना भी चलेगा, मतलब कि पक्ष में तो नहीं है, लेकिन सरकार यहां पर कम से कम लोगों के मुंह बंद करने में कामयाब हो जाती है, खास करके विपक्षियों के। तो अगर ये प्लस करेगा तो विपक्षी भी परेशान करेंगे, वहां भी और तरह की चीजें हैं। ईरान के लिए उनको अलग से फंड चाहिए, जो कि संसद भवन में अपने सांसद, उनके संसद भवन को कांग्रेस कहते हैं, उनके कांग्रेस में उनके खुद के सांसद उनको वोट नहीं दे रहे। वैसे भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि भैया किसी चीज पर, शिक्षा को लेकर अगर कोई अंदर का ही जो कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री हैं या फिर सांसद है वो विरोध कर सके, बट भारत में ऐसा नहीं होता। लेकिन वहां के लोकतंत्र में ऐसा होता है। खुद ट्रंप के पार्टी के सांसद भी कई ईरान को लेकर जो है अलग तरह का मत रखते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर में सरकार वहां फंसना नहीं चाहेगी, तो इसलिए प्लस की संभावना तो बिल्कुल अभी नहीं लगती है। नीचे के और इकोनॉमी देखना है, सिर्फ राजनीति नहीं, इकोनॉमी भी देखना है, और उसको भी ध्यान में रखो। तो फिर अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने का मतलब साफ साफ हो गया कि आर्थिक संकट आपको पहले से नजर आ रहा है। तभी तो आप कह रहे हो ना कि जनता को महंगाई काफी परेशान कर रही है। तो अगर माइनस करते हैं तो बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्लस करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में उछाल देखने को बहुत तेजी से मिल सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में इसका क्या, जनता के पास पैसा नहीं, आप प्लस कर दो तो फिर आने वाले टाइम में तो ये उल्टा पड़ जाएगा दांव। तो इस केस के अंदर में ये और ये केस के अंदर में सरकार पर्दा डालने की कोशिश करती है। चलिए मान लेते हैं कि ज्यादा चांसेस जो है वो अनचेंज्ड की है, चेंज नहीं होगा। अगर अनचेंज ही रह जाता है, उस केस में अनचेंज रह जाता है, उस केस में क्या असर पड़ेगा, देखिए उस केस में भी ये असर पड़ सकता है कि बाजार जो है नीचे की तरफ देखे। यानी कि ये दो चांसेस बने थे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा। हालांकि मैं आपको सीधा सीधी बता दूं, मैं जोन के ऊपरी हिस्से में ध्यान में रखकर ही ये ट्रेड बनाया है, ना कि फेड के कोई रिजल्ट को ध्यान में रख के। फेड का रिजल्ट हमें पता ही नहीं, तो वो गैम्बलिंग के अलावा कुछ है नहीं, वैसे भी बीटीएसटी गैम्बलिंग ही होता है, तो इसको स्वीकार करने में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने इस जोन को ध्यान में रखा। साथ में सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ये जो कैंडल है, ये आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा, इस कैंडल के महत्व को समझते हुए लिया। इन सबको समझते हुए बीटीएसटी किया है। बावजूद गलती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए और सब हमारी जो बातें हैं उसका कोई जो है मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों जो हमने किया उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उसे हमें लॉस में काटना पड़ेगा। बट हम जो करते हैं उसमें लॉस एंड प्रॉफिट तो होता है ना। तो बट आपसे रिक्वेस्ट है कि बीटीएसटी मत करना। मैंने जो किया, सोचो एक बीटीएसटी करने के लिए मैंने कितना कुछ सोचा, कितना टाइम लगाया। 3:29 में मैंने अपने ट्रेड का हिस्सा 70% काटा, बाकी रहने का फैसला लिया।
बहुत लंबा समय सोच समझ के लिया, फिर भी ये गलती होने की संभावना है, होगी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लॉट लेके नहीं गया हूँ, छोटा लॉट है, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, फिर कल देखेंगे कैसा होगा। अब चलिए नोट कर लीजिए आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी। निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट मुझे, रेसिस्टेंस जो सबसे पहला नजर आता है 24,260 से लेके 280 का एरिया, जो कि आज का हाई है। इसके ऊपर 27 रख सकते हैं, यानी कि 327 से लेके 360 का, जो कि बहुत अच्छा नंबर रहेगा। गैप अप हो जाता है तो फिर 400 ही क्या, 460 ही क्या, 560 क्या, 600 क्या, 660 तक ना पहुंचा देंगे आप। 400 पॉइंट की रैली पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन उस केस में देखेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो एक अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो जाएगा, और नहीं तो फिर नीचे की तरफ देखते हैं। तो पहला 24,000 आपको जो नंबर नजर आएगा 160 का, 24,100 का, ये मेजर नंबर रहेंगे। अगर इसको निकालता है 24,000 का राउंड नंबर रहेगा। इस तक आकर बाजार को बचने की पूरी संभावना, इसके नीचे जाने की तत्काल संभावना नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि इसको भी नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर ऐसे स्थिति में 23,960 और फिर दबाव बढ़े तो कहीं और जाएगा, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के ऊपर में। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों हमारे टेलीग्राम के अंदर में आपने देखा होगा कि सब्सक्राइबर आते रहते हैं, घटते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन कई लोग इस पर सोचते हैं कि सर ये क्यों कम क्यों हो रहे। दोस्तों ये जो 15,800 दिख रहे हैं, 16,000 कुछ से ज्यादा थे, अब 15,800 दिख रहे हैं, ये अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 1 महीने तक इस टेलीग्राम चैनल पर कॉल और पुट देना स्टार्ट कर दूं, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इसके आगे 2 जीरो भी लग सकते हैं। 1 जीरो तो पक्का ही लगेगा 1 महीने के अंदर, मैंने 1.5 लाख तो मैं ऐसे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन चैनल का मकसद वो नहीं है कि आपको कॉल पुट करा के डेली मछली देते रहो और आप जंगल में फंसते रहो। आपको मछली खुद से मारना सीखना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद अपना काम करना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमारी क्लास में भी जो लोग आते हैं उन पर हम ये थोपते नहीं है, उनको समझाते कि ये ट्रेड क्यों कैसे। गलती लेने पर उनको भी डांट लगती है, सही लेने पर उनको भी शाबाशी मिलती है, लेकिन उनके लिए वो खुद, उनको सोचने की आजादी होती है कि यहाँ पर हम इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है। इसीलिए कि वो अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमेशा मेरे चक्कर में नहीं रहेंगे। मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि ये लोग मेरे चक्कर में ना रहे और धीरे धीरे खुद का सेटअप बनाए और खुद अपना अपना जो है मुकाम हासिल करे और जल्द से जल्द हमारे चैनल से चले जाए। भाई साहब सीख के जाना, लेकिन कहने का मतलब ये है ना, सीख के जाए। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और अपना खुद का सेटअप बना के खुद कर सकते हो। ये भी चाहूंगा कि भैया खुद का आपका यूट्यूब चैनल हो जाए और आप खुद एनालाइज करें, तभी तो ये हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर की जब मैं बात करता हूं कि हर घर ट्रेडर बनेगा, हर घर इन्वेस्टर बनेगा, वो सपना तो तभी पूरा होगा ना कि जब लोग निकल के खुद से भी वो करेंगे। अब एक ही बंदा करता रहेगा तो नहीं होगा। तो मेरे जो मकसद है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा, और कुछ लोग निकल के ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुझे पता लगा है और कई लोगों ने मुझे बताया भी है कि सर मैं अपने दम पर अब कर रहा हूँ और खुद मैं एनालाइज करता हूँ, सब चीज़ों को समझता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं आपके वीडियो में देखता हूँ या कभी बात भी कर लेता हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं और जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, और कभी उनको ऐसा भी आ जाए कि वो खुद एनालाइज करे, कभी किसी की जरूरत ना हो, अपने दम पे करे। आई होप कि आप भी यही करेंगे। दोस्तों आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब मैंने यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है। फिलहाल नीचे 24,000 नंबर, अगर पैनिक गिरावट होती है तो बड़ा गैप डाउन पर तो कोई नंबर बताना मुश्किल होता है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से चले तो 24,000 पे रुकेगा और ऊपर जो है 360 400 तक अगर ऊपर की रैली होती है तो। अदरवाइज सेंसेक्स का यहाँ पे पोजीशन होता है, उसको ध्यान में रखे करे तो फिर ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर इसको पार कर दिया और एक बार इनको पैसा मिल गया 3 अगस्त में जो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो भैया तो वो तो भैया फिर खींचेगा ऊपर ही। और इनको पता है कि मैंने यहाँ से सेलिंग की है, सेंसेक्स में देखो कि मैंने यहाँ से सेलिंग की है, और अगर मैंने यहाँ से सेलिंग की है और इस केस में वो ऊपर जा रहा है तो इसको पोजीशन कवर करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो पोजीशन कवर होगी तो रैली होगी। तो लेट्स सी कल क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बाजार। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो फिर ये लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक भाई ने कहा कि सर ने कहा है कि 100 कमेंट पूरा करो, तो क्यों नहीं पूरा करते, जरूर करिए। और 300 लाइक क्यों नहीं पूरा करते, जरूर करिए। अब तो 400 भी कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम मत कीजिएगा। अब चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर लिया तो अच्छी बात है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ में कर लीजिएगा ज्वाइन। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट देखिए। सैटरडे संडे के क्लास में भी आ जाएंगे आप इसे ज्वाइन करने से, और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखेंगे और चैनल को योगदान भी दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत